नमस्कार। देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति। देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। कांग्रेस में पीके पर टकराव। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी कि पीके करीब 2 महीने पहले दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले थे। इसके बाद ही वह करीब तय हो गया कि पीके कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और उन्हें पार्टी में दर्जा भी खास मिलेगा। राहुल और प्रियंका को इस पर राजी है, लेकिन कुछ सीनियर्स को इस पर ऐतराज है। अब फाइनल फैसला सोनिया गांधी करेंगी। कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर सवाल उठ चुका है। G23 ग्रुप नहीं चाहता कि प्रशांत किशोर की पार्टी में एंट्री हो और उसकी वजह कांग्रेस में पीके पर टकराव जारी है। इस मामले पर नेताओं ने कपिल सिब्बल के घर पर एक मीटिंग की थी। आगामी चुनाव में प्रशांत किशोर की अगुवाई में अलग कमेटी कांग्रेस के मौजूदा सिस्टम के तहत ही काम करेंगे। कुछ लीडर्स का कहना है कि पीके की वाइल्ड कार्ड एंट्री से पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा। ऐतराज जाहिर करने वालों का कहना है कि सोनिया, राहुल और प्रियंका को लीडर्स और वर्कर्स को सुनना चाहिए और उनके साथ काम करना चाहिए, जो कि पार्टी में बंद हो चुका है। एक नेता ने कहा कि प्रशांत किशोर के पास जादू की छड़ी नहीं, इसके अलावा उन्हें पार्टी का कल्चर और उसकी सोच को अपनाने भी मुश्किल आएगी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद जहां तालिबानी लड़ाके जश्न मना रहे हैं, वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए नई रणनीति बनानी शुरू कर दी। इसी के तहत आने वाले दिनों में अमेरिका ISIS के और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में बाइडेन तालिबान की मदद ले सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि तालिबान की सहायता के बिना अफगानिस्तान से आतंकियों का सफाया करना मुश्किल होगा, इसलिए इन्हें साथ लेना जरूरी होगा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि तालिबान और ISIS के कम अफगानिस्तान में एक दूसरे के विरोधी है। सिर्फ सैन्य अधिकारियों ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में 20 साल से युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा कैद किए गए बंदियों को जेलों से मुक्त करने का तालिबान का निर्णय गलत है, क्योंकि इस फैसले से कम 2000 ISIS के आतंकी भी रिहा हो गए। ये सभी आतंकी अफगानिस्तान में तबाही मचा सकते हैं। अमेरिकी सेना के अधिकारी के मुताबिक हाल ही में जब अमेरिका ने लाखों लोगों को रेस्क्यू किया, तो इस दौरान अमेरिका और तालिबान के बीच प्रोफेशनल संबंध रहे, क्योंकि तालिबान ने अमेरिकी नागरिकों के लिए एयरपोर्ट पहुंचने में मदद भी की थी। तालिबान को लेकर पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। दरअसल पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख राजी ने इस बात को स्वीकार किया कि इस्लामाबाद में लंबे समय से तालिबान का संरक्षक रहा था। राशिद ने कहा कि हमने संगठन को आश्रय देकर उसे मजबूत करने का काम किया, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि 20 साल बाद ये समूह एक बार फिर अफगानिस्तान पर शासन करेगा। राशिद ने आगे कहा कि हमने तालिबान के पाकिस्तान में आश्रय, शिक्षा और घर दिया। हमने उनके लिए सब कुछ किया है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने 28 अगस्त को विवादित बयान देते हुए कहा था कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान को समर्थन देने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि कुरैशी ने कहा कि विश्व समुदाय के लिए स्थिति को स्थिर करने और अफगान लोगों का आर्थिक रूप से मदद करने और मानवीय सहायता जारी रखने के लिए अफगानिस्तान के साथ जुड़े रहना आवश्यक है। पाकिस्तान और तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान की संभावित दूरी भारत के लिए चिंता का विषय बन गई। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह विवाद के बयान से साफ पता चलता है कि तालिबान का शासन अब पाकिस्तान से कंट्रोल होगा, यानी कि अब पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान काम करेगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के आरोप वाले केस में सीबीआई ने गुरुवार को उनके वकील को गिरफ्तार कर लिया। वकील को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया। बता दें कि इस मामले में अब तक सीबीआई के सब इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों का अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक वकील का नाम आनंद दागा है। उन पर अंतर्राष्ट्रीय कागजात लीक करने का आरोप है, जो कि अनिल देशमुख के लोगों को भी दिया गया। इसी आरोप को जानकारी के मुताबिक यह वकील महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए काम करता था। सीबीआई ने 100 करोड़ वसूली मामले में अपने ही एक एसआई को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एसआई देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच को प्रभावित करने के लिए रिश्वत ले रहा था। बता दें कि जांच एजेंसी ने इलाहाबाद और दिल्ली में भी छापे मारे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तमान निदेशालय द्वारा जारी किए गए समन्स को रद्द करने की भी मांग की है। संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के एक माह के लिए अध्यक्ष रहे भारत के कार्यकाल में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर ठोस नतीजे सामने आए। हमने अफगानिस्तान के हालात पर एक मजबूत प्रस्ताव भी शामिल है, जिसमें भारत के विचार और चिंताएं सामने आई। भारत ने ये मांग की कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या आतंकवादियों की पनाहगाह के रूप में नहीं होना चाहिए। भारत का गैर स्थायी सदस्य के रूप में परिषद में अभी 2 वर्ष का कार्यकाल चल रहा है और इसी क्रम में उसे अगस्त माह के लिए 15 सदस्य सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली थी। अध्यक्ष के रूप में भारत के कार्यकाल के समापन से ठीक पहले यूएनएससी में काबुल पर तालिबान के कब्जे के संबंध में और अफगानिस्तान के हालात पर पहला प्रस्ताव पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने मंगलवार को ट्वीट किया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमारी अध्यक्षता के समापन पर्व में परिषद के सभी सहयोगियों का इतना प्रबल समर्थन देने के लिए आभार जताता हूं, जिससे हमारी अध्यक्षता सफल रही और कई ठोस नतीजे निकल कर आए। उन्होंने आगे कहा, आगामी अध्यक्ष आयरलैंड और राजदूत गेराल्ड डाइन नेशन की सफलता की कामना करते हैं। नोएडा सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद सीएम योगी बहुत सख्त है। सीएम योगी ने आज इस मामले की जांच के लिए तत्काल शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही 2004 से 2017 तक इस प्रकरण से जुड़े रहे प्राधिकरण के अफसरों की सूची बनाकर उनकी जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि पूरे मामले की जांच एसआईटी के तहत समय में ही करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन अधिकारियों और ग्रुप के बीच मिलीभगत की बात कही थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा से सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 40 फ्लोर वाले अवैध ट्विन टावरों को गिराए जाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के साथ नोएडा अथॉरिटी पर टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट में जो भी गड़बड़ी हुई है, कहीं न कहीं उसके लिए नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी जिम्मेवार है, लेकिन यह पूरा प्रकरण 2012 और उसके पहले का है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कमेटी की सिफारिश पर बिजली समझौते रद्द करने की सिफारिश कर दी है। इस पर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अगर ये समझौते रद्द होते हैं तो बिजली संकट पैदा हो जाएगा। प्रदेश को 5 साल बाद 7000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है, मगर सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। हमने पीपीए के तहत पावर प्लांट लगवाए थे, जिससे ₹2.80 प्रति यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। अगर बिजली बिल नहीं लेनी है तो प्लांट बंद रहता है और उसके यूजर्स चार्ज देते हैं। अब इसी पर हल्ला डालकर इसे रद्द किया जा रहा है, जबकि यूजर्स चार्जेस तो सरकारी प्लांट को भी इससे ज्यादा दिए जा रहे हैं। कैप्टन सरकार मात्र नवजोत सिंह सिद्धू के पीछे लगकर यह कदम उठा रही है। ट्रांसमिशन लाइन है नहीं और बिजली लेनी कहां से है, किसी को पता नहीं है। ऐसे में अगर समझौते रद्द होते हैं तो पंजाब में बिजली का संकट पैदा हो सकता है। सुखबीर सिंह बादल यहां साहनेवाल विधानसभा क्षेत्र के व्यापारियों से शहर के बड़े होटल में वार्तालाप कर रहे थे और महंगी बिजली के सवालों पर उन्होंने ये जवाब दिया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सीएत की सरकार आने पर 1 साल के भीतर पंजाब को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी काम करवाने के लिए कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा।
हर सरकारी काम ऑनलाइन ही होगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच गुरुवार को 2 महीने बाद सबसे अधिक संक्रमण के मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को बीते 24 घंटों में कोरोना के 47.92 नए मामले सामने आए, जबकि 509 लोगों की मौत हुई है। वहीं 35,181 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। देश में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 3,89,583 पर है। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो वो 4,39,529 हो गई और अब तक कुल स्वस्थ मरीजों की संख्या 3,20,000 तक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुधवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,000 नए मामले सामने आए, जबकि 460 लोगों की मौत हो गई। वहीं 33,000 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। कोरोना के मामलों में वृद्धि ने लोगों के साथ साथ भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी। केंद्र सरकार ने राज्यों को त्योहारों के मामलों में सावधान रहने के लिए कहा है एवं लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने को कहा। केरल में गुरुवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 32,000 मामले सामने आए और 193 लोगों की मौतें हुई। बता दें कि भारत के 2 राज्य केरल और महाराष्ट्र में अभी सबसे अधिक पॉजिटिविटी रेट है। केरल के 7 जिले एर्नाकुलम, त्रिशूल, कोझिकोड, पलक्कड़म, कोल्लम और कोट्टायम में रोजाना 2000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। नेपाल सरकार ने देश के उत्तरी हिमालय क्षेत्र में चीन के साथ सीमा संबंधित मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया। समिति बनाने का फैसला बुधवार को प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बालावतार स्थित सरकारी आवास पर हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा कि समिति नेपाल चीन सीमा से संबंधित लिमी लपचा से हुमला जिले के नमखा ग्रामीण नगरपालिका के हिलसा तल की समस्याओं का अध्ययन करेगी। चीन ने कथित तौर पर नेपाली भूमि पर अतिक्रमण किया था और पिछले साल हुमले में 9 इमारतें बनाई थी। मुख्य जिला अधिकारी के नेतृत्व में एक सरकारी टीम ने भी साइट पर अध्ययन किया। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने नेपाल के क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण की खबरों को खारिज कर दिया था। नई समिति में सर्वेक्षण विभाग, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस, सीमा विशेषज्ञों के अधिकारी शामिल होंगे। इसका गठन गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के समन्वय के तहत किया जाएगा। कार्की ने कहा कि समिति गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। दूसरी तरफ भारत ने बुधवार को नेपाल के बाढ़ग्रस्त 6 जिलों में प्रभावित परिवार को मानवीय सहायता के रूप में टेंट, सोने के लिए चटाई समेत राहत सामग्री दी है। भारत के महावाणिज्य दूत नीतीश कुमार ने सांसद और नेपाल भारत मित्रता सोसाइटी की अध्यक्ष चंदा चौधरी को परसा जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में यह खेप सौंपी थी। इस अवसर पर राजनीतिक पार्टियों के कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत बैडमिंटन में पुरुषों की सिंगल स्पर्धा SL3 में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। उससे पहले राहुल जाखड़ 25 मीटर पिस्टल SH1 मिक्स स्पर्धा में पदक जीत से चूक गए। राहुल राइफल मुकाबले में 5वें स्थान पर रहे। उनके अलावा प्राची यादव कैनो स्प्रिंट में शानदार शुरुआत करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही, जबकि बैडमिंटन में सुहास एलवाई ने अपना दबदबा कायम रखते हुए जर्मनी के खिलाड़ी को सीधे सेंटों में 2-0 से मात दी। वहीं तरुण ढिल्लट भी अपना मुकाबला 2-0 से जीतने में सफल रहे। इसी के अलावा बैडमिंटन पुरुष सिंगल SH6 स्पर्धा में ग्रुप बी के मैच में कृष्णा नागर ने मलेशिया दिदीन तारसोह को 22-20 और 21-10 से सीधे सेंटों में हराकर अगले दौर में जगह बनाई, जबकि पलक कोहली ने बैडमिंटन की महिला सिंगल SU5 स्पर्धा के ग्रुप मैच में तुर्की की खिलाड़ी जहरा बागलर को सीधे सीटों में हराकर 2-0 से जीत दर्ज की। ताइक्वांडो में अरुणा तंवर को कार्ट राइफल में अभी समय हुआ है विराम का। विराम के बाद फिर मिलेंगे।
मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। विराम के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं आगे की खबरों में। मुंबई से पति पत्नी के तलाक से संबंधित एक खबर मिली है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती है, लेकिन मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला अभी सामने आ रहा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे से अभी तलाक चाहते हैं। अड़चन अब ये है कि पत्नी ऑस्ट्रेलिया कानून प्रक्रिया के तहत तलाक चाहती है, लेकिन पति को इस पर ऐतराज है। वो इस पर रोक लगाने के लिए उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका डाल दी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। नवंबर 2004 में मुंबई में शादी करने वाला यह जोड़ा अलग होने से पहले 2015 में ऑस्ट्रेलिया चला गया था। सितंबर 2019 में महिला ने पुरुष को संपत्ति विभाजन के लिए नोटिस भेजकर अपनी संपत्ति में 50% हिस्सा मांगा। तो महीने बाद उसने ऑस्ट्रेलिया में एक संघीय सर्किट अदालत में इस संबंध में एक मुकदमा दायर किया। पति पत्नी ने अपने बेटे के लिए पालन पोषण योजना पर सहमति व्यक्त की और इसके बाद पति ने मुंबई की एक पारिवारिक अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी। अब महिला ने ऑस्ट्रेलियन कानूनी प्रक्रिया के तहत तलाक चाहा है। महिला के पति के वकील ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि पक्ष भारत में अधिवासी थे और मुंबई में शादी हुई है, इसलिए दिल्ली में ऑक्सीजन की आधी जरूरत पूरी करेगा सिरसपुर प्लांट। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दर्दियों की सांसों पर आए संकट के सबक लेते हुए दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में जुटी। इस कड़ी में उत्तरी दिल्ली के सिरसपुर में राजधानी का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। ये प्रतिदिन करीब 250 मैट्रिक टन ऑक्सीजन तैयार होगी, यानी दिल्ली के अस्पतालों की आधी जरूरत इस प्लांट से पूरी हो जाएगी। ये प्लांट प्रतिदिन 16 घंटे चलेगा और यहाँ 7000 लीटर की क्षमता वाले टैंक भराए जाएंगे। इस प्लांट पर बेंगलोर की कंपनी काम कर रही है। पहला और अब तक का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है, जिसे दिल्ली सरकार अपने पैसे लगा रही है। उम्मीद है कि इस माह तक ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। आईसीयू बेड पर कोरोना मरीज को 1 मिनट में 40 से लेकर 90 लीटर तक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन बेड पर अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।